नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं ड्यू के सेकेंड राउंड की सीट एलोकेशन का, और इसको लेकर जो है आपके मन में कई तरह के सवाल हैं। कट ऑफ कितनी हो सकती है, कट ऑफ ऊंची जाएगी या कट ऑफ इतनी ही रहेगी, और कितने बच्चों को जो है वो अपग्रेड का चांस मिल सकता है। हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है, सबको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय यानी IPCW में, और इसी नाम से आप लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर पूनम कुमरिया, और उनसे हम ये जानेंगे कि मैम सेकेंड राउंड में क्या संभावनाएं बनती हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। क्या चांसेस लग रहे हैं मैम कि जो है वो सेकेंड राउंड में सीट एलोकेशन की कितनी उम्मीद है स्टूडेंट्स को? फर्स्ट लिस्ट में तो वैसे काफ़ी सीट्स हमारी फुल हो चुकी हैं। कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं कि सेकेंड राउंड में भी उनके लिए हम ओपन रहते हैं, तो वो चांसेस रहेंगे। अपग्रेड का चांसेस भी रहते ही हैं, तो देखिए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए मैम, इतना अनुभव है आपका कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जानना चाहते हैं, मतलब जिन्होंने अभी एडमिशन ले लिया है, एक सीट उनके पास आ गई है, अब वो सोच रहे हैं कि हमारी अभी जो प्रेफरेंस मिली है उससे थोड़ा ऊपर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जाहिर बात है हायर प्रेफरेंसेस में उनकी कुछ अच्छे कॉलेज ही होंगे, उनकी नज़र में अच्छे, बाकी सभी कॉलेज अच्छे हैं। तो कितने % मान के चले मैम संभावना रहती है सेकेंड लिस्ट में? जैसे हमारा भी कैंपस कॉलेज है, तो इतना फेरबदल नहीं होता कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ के अपग्रेड को ऑप्शन ले लें। तो एक सब्जेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 बच्चे ही अपग्रेड के लिए जाते हैं, और इतना डिफरेंस नहीं आता। और अपग्रेड ऑप्शन बच्चों के लिए अच्छी है, क्योंकि बच्चा भी अपना एक माइंड सेट करके चीज़ों को लेता है, सारी रैंकिंग देखता है, चीज़ों को देखता है, अपनी प्रेफरेंस को देखता है। तो अगर चॉइस मिल जाए तो नथिंग लाइक इट जी। और मैम सबसे बड़ी चीज़ हुई कि नो सीट एलोकेशन। बहुत सारे बच्चे हैं उनको सीट नहीं मिल पाई, एलोकेट नहीं हो पाई सीट जो है वो। जाहिर बात है कि वो अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर नहीं कर सकते हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगी आप? मैं उनसे यही कहूँगी कि हताश नहीं हो। अभी भी लिस्ट आएंगी, सेकंड आएगी, उसके बाद और सीट्स आती हैं, तो वो अपना चांस को वो रखें कि हो सकता है उनका हो जाए। बट एक जेन्युइन चीज़ है कि जो सीट्स हैं और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है जी। अच्छा, अभी जो मैम हम लोगों ने ट्रेंड देखा कि तमाम जो कैंपस कॉलेजेस में है, फर्स्ट राउंड में उनको एक्स्ट्रा एलोकेशन मिली थी, तो सीट्स लगभग जो है वो फुल दिख रही है, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है। आपके कॉलेज की क्या स्थिति है मैम? हमारा भी ऑलमोस्ट यही है कि क्योंकि सीट्स इस बार पिछली बार भी एक्स्ट्राज हमें अलॉट जी। तो कितनी मैम आपके यहाँ एलोकेशंस आपको मिली हैं और कितनी आपकी स्ट्रेंथ है? हमारी जो है टोटल एप्लीकेशन जो हमारे पास आई वो 1700 से ऊपर आई हैं, और हमने 1600 से आसपास हमने एक्सेप्ट कर ली हैं जी। तो जो हमारी एलोकेशंस है वो अराउंड 1300 के आसपास है। तो वो फिर मतलब देखा जाए तो फर्स्ट राउंड में ही मतलब मोटा मोटी जो है वो सीट्स लगभग फुल हैं। जी, वो हमेशा यही ट्रेंड होता है। मतलब पिछले 3 साल में यही ट्रेंड है? पिछले 3 साल में कॉलेज में यही ट्रेंड है, और यूजुअली जब एक हम एडमिशन प्रोसेस में जाते हैं तो मोस्टली यही ट्रेंड रहता है। और इसी को देख के तो बच्चे घबरा गए हैं। हाँ। कि जब सीट्स फुल हो गई तो हमें मिलेगी कहाँ से? हाँ, वो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा बच्चा घबरा जाता है, पर मेरे को लगता है कि अभी और चांसेस आने हैं, तो थोड़ा उनको वेट करना चाहिए। जी। अच्छा मैम, जो है बहुत सारे बच्चे हैं, खासतौर पर चूँकि आपका गर्ल्स कॉलेज है, और पेरेंट्स जो है जब ऑल ओवर इंडिया से बच्चों को यहाँ भेजते हैं तो उनकी पहली जो है वो होती है कि हॉस्टल मिले। तो आपके यहाँ हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है और सीटें कितनी हैं लगभग? हमने ऑलरेडी इसको वेबसाइट पे अपनी डाल दिया है, हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। हमारे पास 2 हॉस्टल्स हैं कॉलेज के, जो यूजुअली एक बहुत प्रिविलेज है। यूजुअली कॉलेजेस के बाद या तो हॉस्टल होते नहीं या एक होते हैं। हमारे पास 2 हॉस्टल हैं, तो जितना भी हम कर सकते हैं बच्चों को, अपना फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रेफरेंस देते हुए हम उनको एलोकेट करते हैं सीट। मतलब फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनके लिए सीट एलोकेशन हमेशा ज़्यादा रहता है। जी। और मैम जो अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो क्या उसके लिए भी कोई कैटेगरी होती है, या फिर मेरिट कैसे देखते हैं? उसमें मेरिट लिस्ट भी बनती है, और कैटेगरी वाइज भी उस चीज़ों को सबको देखा जाता है। हर चीज़ पे मेरिट लिस्ट होती है। तो बच्चे अप्लाई करते हैं, गूगल फॉर्म हमने फ्लोट कर दिया है, तो वो उसके बाद उसको उसमें अप्लाई करेंगे, कमेटी बैठती है, तो वो मेरिट लिस्ट और कैटेगरी को देखते हुए बच्चों का एडमिशन होता है। अच्छा, तो ये सभी मैम जैसे जनरल कैटेगरी, SC ST, इनके सब अलग अलग लिस्ट बनती है मैम की, या कॉमन कोई लिस्ट होती है? नहीं,
उसमें कैटेगरी वाइज लिस्ट एक आती है जी। जो एक दिन में एक पूरी लिस्ट में, जिसमें UR कितने हैं, SC कितने हैं, ST कितने हैं, तो वो जैसे जैसे लिस्ट निकलती है, जैसे फर्स्ट लिस्ट के एडमिशन हुए तो उसमें रखते हैं, फिर अगर उसमें हमारे पास स्कोप रहता है कि अभी बच्चों को और सीट्स हैं तो सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में भी फिर हम और बच्चों के लिए सीट्स ऑलोकेट करते अच्छा, हैं। ये भी मैम जो है वो पेरेंट्स का सवाल है कि क्या जो फर्स्ट राउंड में जिनके एडमिशन हुए हैं हॉस्टल उन्हीं को मिल पाता है? यूजुअली यही होता है क्योंकि मेरिट लिस्ट निकलती है, एकेडमिक्स पे बेस्ड होती हैं सीटें, तो यूजुअली यही होता है। बट कई बार क्या होता है, बच्चा अपग्रेड करके चला गया, सीट वैकेंट हो गई, तो जैसे जैसे हमारे पास वैकेंसी आती है हम उसको अनाउंस करते रहते हैं। जी, क्योंकि कई बच्चों ने कहा है कि उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली और हॉस्टल का फॉर्म भी भर दिया और उन्हें हॉस्टल अलॉट हो गया और उनकी सीट अगर अपग्रेड हो गई तो वो ओरिएंटेशन कहाँ अटेंड करेंगे? तो जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ वहीं करेंगे। मतलब ये है कि वो उनको मतलब चेंज होगा तो वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, वहीं जाना पड़ेगा। और आपके यहाँ मैम ओरिएंटेशन कब है और उसकी तैयारी कैसे चल रही है? ओरिएंटेशन की तैयारी हमने शुरू कर दी है। फर्स्ट डे ही हम ओरिएंटेशन रख रहे हैं 28 को, क्योंकि बेटर वही रहता है कि जैसे अभी हमारा जो एक वो रहता है कि ओरिएंटेशन में सिर्फ स्टूडेंट नहीं आता, पेरेंट्स भी साथ आते हैं। हमारी एक जो संस्कृति है उसमें अपनी बेटी से लगाव जो पेरेंट्स का होता है, तो वो भी बाहर से, दिल्ली से सब आते हैं। तो हम ओरिएंटेशन में, ऑडिटोरियम में स्टूडेंट का ओरिएंटेशन होता है और एक कॉन्फ्रेंस रूम में हम पेरेंट्स का भी ओरिएंटेशन साथ साथ करते हैं। अच्छा, मतलब उनको पेरेंट्स भी अलाउड हैं? हाँ, हम अलाउ करते हैं, मतलब वो भी आ सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो एक बड़ी जेन्युइन फीलिंग है कि हमारी बेटी पढ़ रही है तो उसको क्या अच्छा लग रहा है, वहाँ सही है या नहीं है। इनफैक्ट हम उनको पूरा कैंपस भी घूमने के लिए अलाउ करते हैं। अच्छा, पूरा कैंपस टूर कराते हैं? पूरा उनको अलाउ करते हैं ताकि उनको कोई ऐसा नहीं लगे कि हम अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो सेफ़ नहीं है या कल को कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। वो हम पूरा उनका इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अच्छा, और एक और भी चीज़ है मैम कि जो क्लासेस हैं आपकी, वो उसका शेड्यूल भी ओरिएंटेशन में बता देंगे या अभी क्लासेस शुरू होने में टाइम है? नहीं, सब कुछ सेटल है। हम ओरिएंटेशन में उनको पूरा हम NEP, UGCF फ्रेमवर्क और सारा कुछ हम उनको बताते हैं। टाइम टेबल हम उनको शेयर कर देंगे जो एक मेन होता है। विदिन जो मेन ओरिएंटेशन के बाद हर डिपार्टमेंट अपना ओरिएंटेशन करता है, तो फिर उसके टाइम ये होता है कि बच्चे वहाँ जाते हैं अपने ओरिएंटेशन के लिए, अपना टाइम टेबल वगैरह डिपार्टमेंट से ले लेते हैं वो लोग। अच्छा, ये भी सवाल है पेरेंट्स का कि अगर हम नहीं आ पाए ओरिएंटेशन में तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली ओरिएंटेशन में आने से होता है कि बच्चा हर एक से मिल लेता है, उसको अपने कल नए दोस्त क्लास में कौन बनने वाले हैं, कौन किसके साथ बैठने वाले हैं, उनका टीचर इंचार्ज कौन है, कौन सी फैकल्टी, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट अगर किसी कारण से नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हेल्प नहीं करेगा कॉलेज, वो हेल्प हम हमेशा करते हैं। अच्छा मैम, ये तो बात रही हॉस्टल की। जी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाता, वो आसपास PG में रहते हैं, तो क्या कॉलेज कोई ऐसा रिकॉर्ड भी रखता है कि उनके बच्चे आपके मतलब कहाँ कौन से PG में रह रहे हैं? यूजुअली डिपार्टमेंट्स के पास ये रिकॉर्ड रहता है, इन्फॉर्मेशन रहती है। कॉलेज इस चीज़ को नहीं टेक ओवर करता, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए। वो क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में जाके हर घर में क्या है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपने हिसाब से, बच्चे अपने हिसाब से, उनकी चॉइसेस बदलती रहती हैं, तो वो उसमें रहते, तो हमारा कोई से नहीं रहता उसमें। बट हाँ, अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि बच्चे को प्रॉब्लम है या बच्चा कहीं उसमें, तो हम पूरा टेक ओवर करते हैं उस चीज़ को। जी। और मैम, हॉस्टल में रहने का 1 साल का लगभग खर्च कितना है बच्चे का? मोटा मोटी वो हमारा वेबसाइट पे नहीं, एक लमसम जो है वो कितना है? नहीं, वेबसाइट पे डला हुआ है, वेबसाइट पे है वो। हाँ, पूरा डिटेल्स वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो वहाँ वेबसाइट पे सब पूरा एक सब चीज़ें हैं, सब कुछ है। हमने अपने प्रोसेस, अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाला हुआ है। हॉस्टल का अलग है, कॉलेज का अलग है, सारी डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर भी बच्चे बड़े चिंतित हैं, तो क्या मैम वो पहले दिन हो जाता है या फिर बाद में कोई डेट वगैरह तय होती है उसकी? अभी तो हम जैसे ऑफिस सारा वेरीफाई करता है सर्टिफिकेट्स को, पर एक बार जब फिर, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन चल रहा है और आज की डेट में इन टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि वो सर्टिफिकेट सही है या नहीं, जब तक फिजिकली नहीं देखा जाए तो वो थोड़ा सा रहता है। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए कि किसी बच्चे के साथ गलत नहीं हुआ और किसी बच्चे ने गलत तरीके से सीट नहीं ली, तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिस ज़रूर करता है सर्टिफिकेट का। अच्छा, लेकिन वो मैम पहले दिन नहीं होती क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि पहले दिन लेके जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट? ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में बच्चे आते हैं, क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो 1-2 हफ्ते के बाद ही वो हम उसको टाइम निकालते हैं कि जब बच्चा सेटल हो जाए कॉलेज में जी, तब उसके बाद उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हम होता है। और जो रैगिंग एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट मतलब एफिडेविट लेकर आना है मैम, वो भी उसी टाइम लेके आना होगा या पहले दिन लेके आना है बच्चों को? नहीं, वो हम उसी टाइम करेंगे। हमारी कमिटीज़ बनी हुई हैं, स्क्वाड बने हुए हैं, एंटी रैगिंग सेल है, एंड
मुझे जहाँ तक याद है हमारे यहाँ अभी आज तक कोई ऐसा केस आया नहीं है। रैगिंग का कोई केस नहीं आया? बिल्कुल नहीं है, बच्चे बहुत समझदार हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ना ही हॉस्टल में ना ही कॉलेज में। अच्छा, कोई ऐसी भी चीज़ है मैम, चूँकि आपका जो कॉलेज है वो थोड़ा वैदिक परंपराओं वाला भी कॉलेज है, तो जूनियर सीनियर्स के बीच में जो है वो इंटरेक्शन के लिए क्या होता है? बच्चे डरे हुए आते हैं, स्कूल की दुनिया से निकल के कॉलेज में आए हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आप करते हैं जिससे कि वो फैमिलियर हों? ओरिएंटेशन में होता क्या है, लोग जानना यही चाहते हैं। नहीं, ओरिएंटेशन में तो जैसे हमारा मेन जो कॉलेज का ओरिएंटेशन होता है, हम एकेडमिक्स के बारे में बताते हैं, प्लस कौन कौन सी सोसाइटीज़ बच्चा ज्वाइन कर सकता है, क्या शेड्यूल है। फिर वो जब डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डिपार्टमेंट टाइम टेबल और उनके जो सीनियर्स होते हैं, स्टूडेंट जो काउंसिल के होते हैं, वो उनको फिर गाइड करते हैं। उस गाइडेंस में सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की होती है, प्लस टीचर्स की होती है, प्लस ये भी होता है कौन सी टीचर अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके सीनियर्स बच्चों को दे देते हैं और यहीं से एक दोस्ती बनने का भी सिलसिला शुरू होता है। जी, कितने दिन लग जाते हैं मैम? 10 से 15 दिन में बिल्कुल फैमिलियर हो जाते हैं बच्चे हो जाते हैं, 1 हफ्ते में हो जाते हैं। और जब ये ओरिएंटेशन होता है तो डिपार्टमेंट काफ़ी लोग बहुत क्लोज आ जाते हैं, तो उनको कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर वो कि दीदी ये हो गया, दीदी हो गया, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है। जी, एक सवाल मैम आपके कॉलेज से जुड़ा हुआ है। आपके कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ाई होती है, तो इसको लेकर भी जो है जिन गर्ल्स का एडमिशन होता है तो वो कहती है IPCW में तो बिल्कुल स्कूल से भी जो है वो बेकार पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है। बच्चा एक्चुअली जब कॉलेज आता है ना तो वो इन्फ्लुएंस होता है बॉलीवुड मूवीज से। हाँ, तो उसको लगता है ये अब गाने का टाइम है, घूमने का टाइम है, पर कॉलेज में आपने जो सब्जेक्ट्स लिया है उसको पढ़ने का भी टाइम होता है। जी। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चा एकेडमिक्स प्लस अदर एक्टिविटीज़ में भी पूरा ध्यान दे। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि लाइफ में मेरा मानना है कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो एक डिसिप्लिन होना और मेहनत करना ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम डिसिप्लिन रहते हैं तो बच्चे को मेहनत करना भी सिखाते हैं। और जो एक ऑब्जेक्टिव है इस इंस्टीट्यूशन का, जो मुझे लगता है और सब गर्ल्स कॉलेज का होना चाहिए, कि हम गर्ल्स को इतना एम्पावर्ड कर दें कि जब वो कॉलेज से बाहर जाएं, अपनी ज़िंदगी की जो भी लड़ाई है अपनी चॉइसेस से, अपनी एडवाइस से, अपना सोचकर वो उसको जीने की क्षमता रखे। उसको किसी पे डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए और वो खुद आसमान सिर ऊंचा करके आसमान की तरफ देखे ज़िंदगी जी। जी, एलुमनी कनेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं मैम? हमारी एलुमना एसोसिएशन है और हमने एक पूरी पिछले 2 साल से हम काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर। हमने एक स्टूडेंट काउंसिल, एलुमना काउंसिल बनाई है। तो जो हमारे बच्चे हैं अभी जो 3rd ईयर पास आउट होते हैं वो तो सब एलुमना हो जाते हैं। तो हमारे जो हमने उसमें एक जैसे हर कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल होती है, हमने एलुमना काउंसिल भी बनाई हुई है। उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इस तरह से होते हैं लोग, तो वो हर एलुमना से कांटेक्ट में रहते हैं। जी। तो जो बच्चे चले गए वो एलुमना के पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो उनसे कांटेक्ट रखना, उनसे बात करना। और बीच बीच में डिपार्टमेंट्स अपने एलुमना को बुलाते हैं फॉर द कैरियर काउंसलिंग, फॉर सेमिनार्स, फॉर डिस्कशन। वो एक बच्चे के लिए भी बहुत प्राइड होता है कि देखो ये हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं। जी, 2026-27 का जो ये सेशन है, इसके लिए कुछ और भी आपने प्लान किया हुआ है मैम कि जो मुझे करना है इस पूरे साल में? हाँ, प्लानिंग बहुत सारी चीज़ों की होती है और अभी भी काफ़ी दिमाग में चल रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल MOUs हम करने वाले हैं और कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम खोलेंगे। जी। जो एक सोसाइटी की डिमांड है, चाहे हम उसमें मेंटल स्ट्रेस को लेकर बात करें, हम उस पर काम कर रहे हैं। और सुसाइड प्रिवेंशन को लेके कॉलेज में काफ़ी इस समय काम हो रहा है। तो आपको कुछ ही दिनों में हम न्यूज़ देंगे। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उस पर हम ओपन करने वाले हैं। प्लस आपदा मित्र का हम पिछले कुछ महीनों से कनेक्ट में हैं NDMA के साथ, तो वो भी हम एक बहुत जोर शोर से उसको शुरू करने वाले हैं। जब शुरुआत होगी ज़रूर कवर करेंगे। बिल्कुल। चलते चलते मैम आज का लास्ट सवाल। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह को दूसरा टर्म मिला है और अभी पीछे उन्होंने जब प्रिंसिपलों की मीटिंग ली तो उसमें कहा कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमें अंडर 200 में आना है और इसके लिए कॉलेजेस जो है वो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी करें। आपकी तैयारी कैसी है मैम? पहले तो मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी और मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि उनके टेन्योर में बहुत चीज़ें बदली हैं। तो हमने उनसे भी शेयर किया था कि सर जी जो इतने चेंजेस हुए हैं इसको हम कई सालों से सोच रहे थे कि कब ऐसा दिन आएगा
और जो इस समय यूनिवर्सिटी जिस रैंकिंग पे और जिस एनवायरनमेंट और माहौल में काम कर रही है, पहले कभी नहीं था। तो वो उसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। और जो सर का एक ड्रीम है, वो ड्रीम हम सबका है, क्योंकि हम इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो ये कहिए बचपन से लेकर आज तक हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा भी एक ये ड्रीम है कि हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्यूएस रैंकिंग में जितनी ऊपर जाए उतना अच्छा है। और रिसर्च जैसे 4th ईयर का हमारा हुआ, उसमें काफ़ी बच्चों ने रिसर्च पेपर जर्नल्स में भी पब्लिश किए हैं और बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने। और कई बच्चों से इंटरेक्शन हुआ तो दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। कि शुरू में ठीक है, थोड़ा सा बच्चे डर रहे थे कि रिसर्च कैसे करेंगे, क्योंकि नई चीज़ें जब आती हैं तो थोड़ा सा डर तो रहता है। और एक बहुत कॉमन चीज़ है, एक ह्यूमन बिहेवियर है, तो उसमें वो थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा डर। लेकिन जब उनके हाथ में उनकी डिसर्टेशन आई, वो इतने प्राउड फील किए अपने काम पर और उस पर। और जब पब्लिकेशन हो गया, कई कई जगह जाके बच्चों ने सेमिनार्स में भी प्रेजेंटेशंस दिए, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर था ये। जी, कई बच्चों ने तो स्कोपस इंडेक्स में जो है वो पेपर लिख दिया। जी, वो भी दिया। यानी उम्मीद है कि जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय एक बदलता हुआ एक उन्नत विश्वविद्यालय लगेगा। बिल्कुल। और ये जो एक पहल है 4th ईयर में रिसर्च की और स्टार्टअप्स की, मुझे लगता है इससे हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, देश का भी एक भविष्य बदलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए। और आपने सुना प्रोफेसर पूनम गुमरिया जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं आईपी कॉलेज फॉर वुमेन की। और इन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि सेकेंड राउंड में जो है वो आपके लिए मौके बनेंगे। साथ ही जो है वो इनका यही भी कहना है कि कॉलेजेस में जो है वो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए लगातार तैयारी हो रही है और कुछ अन्य परियोजनाओं पे भी वो काम कर रही हैं, और जिसके बारे में जल्द ही जो है वो आपको जानने को मिलेगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।